नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वन डे एग्जाम क्लास। देखिए यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 की एग्जाम डेट लगातार लॉकडाउन की वजह से बढ़ती जा रही है। हमने आपको बताया था कि एग्जाम डेट आपकी आगे बढ़ेगी, लेकिन आपकी चुनौतियां लगातार कम नहीं होंगी। इस अमूल्य समय का आपको क्या करना है, सदुपयोग करना है और लगातार पिछले साल के पेपरों को लगाते रहना है और नए नए प्रैक्टिस सेटों की प्रैक्टिस करते रहना है। हमने भी आपको ढेर सारे पिछले साल के पेपर कराए हुए हैं और नए नए आपको प्रैक्टिस सेट कराए हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के वहां पर से देख लीजिएगा। आज हम कराने जा रहे हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले 100 महत्वपूर्ण भूगोल के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अगर आप 2020 में सरकारी सीट पाने का आपका लक्ष्य है तो इन 100 महत्वपूर्ण भूगोल के प्रश्नों में से कम आप लोग 80% अवश्य सही करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बहुत समय तो हमारे चैनल के माध्यम से नए आते हैं, जिन हमारी नई नई वीडियोस नहीं मिल पाती हैं, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको लाल रंग का सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इसको दबाकर लाल से काला कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए हम लोग सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 3 से 4 सेकंड का आपके पास समय। पहले एक बार आप लोग प्रयास कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में पूरी ईमानदारी के साथ बताइएगा कि इन 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्न के सही जवाब दिए हैं। सही ऑप्शन होगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे ज्यादा एरिया घेरे है भारत का। आपको 3-4 नंबर तक याद रखना होगा, आपके एग्जाम में क्रम वाइज ही पूछ लेता है। तो पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे नंबर पर आता है एमपी मतलब कि मध्य प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर पहले आंध्र प्रदेश आता था, लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का विभाजन के बाद चौथे नंबर पर यूपी आ गया है। ठीक है, तो पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर यूपी, 5वें नंबर पर कर्नाटक। तो 4-5 क्रमांक तक अगर आप याद कर लेते हैं तो आप एग्जाम में हर क्वेश्चन को सही करके आएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यूपी। यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। तो ठीक है, अगर बात करते हैं क्षेत्रफल में तो एमपी का नंबर आता है दूसरे नंबर पे, लेकिन जनसंख्या की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की जनसंख्या यूपी के बाद दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर बिहार आता है जनसंख्या के दृष्टिकोण से और चौथे नंबर पर बंगाल आता है। तो ठीक है, हमने इसी पर से आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से दोनों बताने का प्रयास किया है। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो माउंट ब्रिटेन को भेजा गया था ब्रिटेन से भारत और पाकिस्तान का विभाजन करने के लिए। तो माउंट ब्रिटेन योजना के तहत ही विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का। तीसरा क्वेश्चन है, टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए आपने देखा होगा, आसमान से आपको टूटता हुआ तारा कभी कभी नजर आता है, तो वो क्या होते हैं, वो उल्का पिंड होते हैं। अब ये उल्का पिंड क्या होते हैं, वस्तुतः ये क्या होते हैं, क्षुद्रग्रह या किसी आकाश पिंडों के टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में जैसे ही पहुंचते हैं तो पृथ्वी पे वायुमंडल है और वायुमंडल में पहुंचने से हवा के घर्षण के कारण इसमें क्या होता है कि आग लग जाती है, और वो आग लगते हुए जब गिरते हैं तो आपको ये टूटते हुए तारे नजर आते हैं। तो ये क्या होते हैं, उल्का पिंड होते हैं और ये पृथ्वी के किसी भी स्थान पर गिर सकते हैं। ये स्थल पे भी गिर सकते हैं और जल पे भी गिर सकते हैं, लेकिन ये जल पे ज्यादातर गिरते हैं क्योंकि पृथ्वी पे 70% भाग पर पानी है और अधिकतर भाग में पानी होने की वजह से ये पानी में ज्यादा गिरते हैं। लेकिन कभी कभी स्थल में जब गिरते हैं तो भारी तबाही मचाते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र के लूनार में एक लूनार झील बनी हुई है। वो कैसे बनी है, उल्का पिंड के गिरने की वजह से वहां पर लूनार झील बनी है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है। विपुल का मतलब होता है अधिकतर मात्रा में, अधिक मात्रा में कौन सी गैस है। तो सही ऑप्शन होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो कितने परसेंट है, 78% नाइट्रोजन है, लगभग 21% आपकी ऑक्सीजन है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसेज हैं। तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी है वायुमंडल में, नाइट्रोजन। आप लोग ये बताइएगा, ऑक्सीजन तो आप लोग क्या करते हैं, सांस लेने में प्रयोग करते हैं, श्वसन में प्रयोग करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का उपयोग क्या होता है हमारे शरीर में। ठीक है, नाइट्रोजन गैस जो 78% है उसका उपयोग क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। 4 ऑप्शन है, ढंग से पढ़िए आप लोग। देखिए ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं उनके कारण क्या होता है, लगातार पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है।
जैसे ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें आती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण गैस है, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनके कारण क्या होता है? पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। अब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे और ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और जब समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो द्वीपीय समूह है लगातार उनके डूबने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और गहरे ताजे पानी की झील है? चलिए प्रयास कीजिए बताने का। सही ऑप्शन होगा बैकाल झील। ठीक है, प्राचीनतम की बात करेगा और गहरे की बात करेगा तो आप लोग बैकाल झील को सही कीजिएगा। ये कहां पर पड़ती है? रूस में पड़ती है, साइबेरिया के क्षेत्र में पड़ती है। और ताजे पानी झील का अर्थ मतलब ये होता है कि इसे पानी को पिया जा सकता है, मीठा पानी, ताजा पानी। तो ये सही ऑप्शन होगा बैकाल झील। ये बैकाल झील काफी पुरानी है, 3 करोड़ वर्ष लगभग ये पुरानी है। अगर आपसे सिर्फ ये पूछता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील क्या है, तब आप लोग लेक सुपीरियर को सही कीजिएगा जो कि अमेरिका में पड़ती है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि प्राचीनतम और सबसे गहरी, दुनिया की सबसे पुरानी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो आप लोग बैकाल झील को सही कीजिएगा। दोनों प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा। 7वां क्वेश्चन है, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंध रखता है? अधिकेंद्र जो संबंध रखता है वो भूकंप से रखता है। जो भूकंप का केंद्र होता है उसके ठीक ऊपर का जो पॉइंट होता है उसे कहते हैं अधिकेंद्र, इंग्लिश में कहते हैं एपिसेंटर। तो ठीक है, ये भूकंप से संबंध रखता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, अलमट्टी बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी बीएड में स्पेशली ये पूछे गए हैं, तो आप लोग इनको तैयार करके और से चलिएगा। अलमट्टी बांध किस नदी पर है? सही ऑप्शन होगा कृष्णा नदी पर है। ठीक है, दक्षिण की नदी है कृष्णा नदी, अलमट्टी बांध वहीं पर है। 9वां क्वेश्चन है, बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? टाइगर की संख्या धीरे धीरे कम हो जा रही थी, इसलिए टाइगर को सुरक्षित रखना, उनके लिए अभ्यारण्य बनाना इस योजना का महत्वपूर्ण लक्ष्य था। ये योजना कब चलाई गई थी? 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, याद रखिएगा। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि एलिफेंट प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? हाथियों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? मैं आपसे कुछ क्वेश्चन लगातार 3-4 क्वेश्चन इस वीडियो में पूछने का प्रयास करूंगा, आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, बाघ परियोजना आपके एग्जाम में काफी बार पूछी गई है 1973, लेकिन एलिफेंट परियोजना भी पूछी गई है, उस बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए 10वां प्रश्न है, देखिए क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? अब देखिए भारत का स्थान आपको कैसे याद रखना है, तो भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का 7वां स्थान है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर चीन है, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार आपको आगे के भी देश याद रखने हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो ठीक है, भारत का 7वां स्थान है। इसके बाद 8वें नंबर पर आता है अर्जेंटीना आता है, तो उससे भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आप कुछ देशों को याद कर सकते हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो 7वें नंबर पर आ गया यहां पर से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, कोडाई कनाल पर्वतीय स्थल कहां पर है? अगर आपको 11 नंबर प्रश्न आ जाता है तो आप नीचे की ओर जाकर के देख सकते हैं एक बार प्रश्न को। 12 नंबर को भी देख लीजिएगा। कोडाई कनाल जो पर्वतीय स्थान है ये पालनी की पहाड़ियां पर है, और ये पालनी की पहाड़ियां कहां पर पड़ती हैं? तमिलनाडु में पड़ती हैं पालनी की पहाड़ियां। वहीं पर कोडाई कनाल जो पर्वतीय स्थल है, काफी अच्छा ये दृश्य है, यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। कोडाई कनाल में पालनी की पहाड़ियों में पड़ता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन से ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? बताइए किसका उपग्रह नहीं है? तो सिर्फ 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है, जो नजदीक वाले दोनों हैं। सूर्य के नजदीक कौन पड़ता है? पहला तो बुध पड़ता है और दूसरा पड़ता है शुक्र। तो बुध और शुक्र के ही सिर्फ उपग्रह नहीं है, बाकी आपको मालूम है पृथ्वी का 1 है, मंगल के 2 हैं, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाते हैं। तो सही ऑप्शन होगा, इस ऑप्शन में आपको कहां पर दिख रहा है? तो शुक्र दिख रहा है। किसी ऑप्शन में आपको बुध भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो दोनों को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? चलिए बताने का प्रयास कीजिए, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो देखिए सही ऑप्शन होगा कोसी नदी। कोसी नदी क्या होता है? जिसमें बाढ़ आती है तो काफी अपने मार्ग बदलने के कारण ये अपनी फेमस है कि मार्ग को बदलती रहती है और काफी तबाही मचाती है जब इसमें बाढ़ आती है। तो बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी कहते हैं। अभी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं?
बंगाल का शोक क्या है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। और उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? उड़ीसा का शोक है महानदी। ठीक है, बिहार का कोसी, बंगाल की बात करेंगे तो दामोदर नदी, और उड़ीसा की बात करेंगे तो महानदी। अभी क्या है, बड़े बड़े डैम बना करके जो उड़ीसा है और दामोदर नदी है इनको कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन अभी भी कोसी नदी में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आती है और काफ़ी तबाही मचाती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? अभी हमने आपको याद कराया था, कैसे हमने आपको याद कराया था कि अभी पिछला आपको हमने आरपीएफ एसआई वाला जो वीडियो कराया उसमें हमने आपको बुध के बीच की दूरी, शुक्र के बीच की दूरी और पृथ्वी के, मंगल की सबकी दूरियां याद कराई थी। एग्जैक्ट के रूप में अगर आपसे पूछेगा तो आपको सही करना है दूसरा वाला ऑप्शन। 14.98 करोड़ किलोमीटर जो दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच में है। तो एग्जैक्ट की बात करेंगे तो ये हमने आपको बताया था कि पृथ्वी और बुध के बीच की दूरी कितनी है? 5 करोड़ किलोमीटर की है। दूसरे नंबर पर आता है शुक्र, पृथ्वी और शुक्र के बीच की दूरी है 10 करोड़ किलोमीटर। एग्जैक्ट नहीं है, ये अराउंड में हम लेकर के चल रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अगर ऑप्शन में डिफर आपको दिखे तो आप लगातार इसको सही कर सकते हैं। तीसरे नंबर आता है पृथ्वी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, 5, 10, 15। तो ठीक है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। ये देख सकते हैं 14.98 है ना, तो लगभग 15 भी आ जाता है अगर आपके क्वेश्चन में, तो आप 15 को भी सही कर सकते हैं। इसके बाद मंगल जो आता है वो 22 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। और आपके एग्जाम में यूपी, आपके आरपीएफ ऐसा ही पूछा गया था, किसके बीच की दूरी? बृहस्पति के बीच की दूरी पूछी गई थी, तो 77 करोड़ किलोमीटर थी। तो इस प्रकार से आपको अगर छोटा एग्जाम होगा तो सूर्य और पृथ्वी का पूछ सकता है, अगर आप और टफ करना होगा तो मंगल का पूछ सकता है और बृहस्पति का पूछ सकता है। तो सभी दूरियां आपको याद करके चलनी है। 15 नंबर क्वेश्चन है, बब्बर शेरों का अभ्यारण्य कौन सा है? बब्बर शेर एक ही जगह पर पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? गिर गुजरात में पाए जाते हैं। गिर अभ्यारण्य गुजरात में है, वहीं पर बब्बर शेर पाए जाते हैं। सही ऑप्शन होगा बी वाला। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? पेट्रोलियम कहां से निकलता है सबसे ज्यादा? तो मुंबई हाई से निकलता है, अलंकेश्वर से निकलता है और डिगबोई असम में पड़ता है, वहां से निकलता है। तो ठीक है, सही ऑप्शन होगा मुंबई हाई। लेकिन अगर देखा जाए तो खंबात की खाड़ी से ही अलंकेश्वर से निकलता है पेट्रोलियम, और मुंबई हाई भी जाकर के खंबात की खाड़ी से ही निकालता है। लेकिन सही ऑप्शन इसमें दिया गया है मुंबई हाई। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी धारा जो है वो ठंडी जल धारा है? चलिए, अभी हमने कल ही आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कनारी की धारा कैसी धारा है? तो कनारी की धारा एक ठंडी जल धारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम की धारा, मोजम्बिक और अगुल हास की धारा, जो दोनों धाराएं ये हिंद महासागर की धाराएं और गर्म जल धाराएं। गल्फ स्ट्रीम की धारा जो है अटलांटिक महासागर की धारा, गर्म धारा है। तो कनारी की धारा जो है एक ठंडी जल धारा है। वह धारा जो ठंडी होती है, जो क्या होता है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जो धारा बहती है वो धारा ठंडी होती है, और जो धारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहती है वो धारा क्या होती है? गर्म जल धारा होती है। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश कौन सा है? साक्षरता की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा साक्षर की बात करेंगे तो केरल भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा या फिर साक्षर देशों की श्रेणी में आता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताइए, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सही ऑप्शन होगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का एरिया जो है महासागरों में सबसे बड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि प्रशांत महासागर का जो गड्ढा है ये किस प्रकार से बना है? देखिए, पहले क्या था, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही साथ जुड़े हुए थे। चंद्रमा पृथ्वी से ही अलग हुआ है, ये कैसे मालूम चला है? चंद्रमा की चट्टानें और पृथ्वी की चट्टानें एक ही साथ दोनों को मिलाया गया, तो उनके जो वर्ष से मालूम चले कि पृथ्वी कितनी साल पुरानी है और चंद्रमा कितने साल पुराना है, तो दोनों की चट्टानों से मालूम चलता है कि पृथ्वी और चंद्रमा एक ही वर्ष साल पुराने हैं। तो पृथ्वी से ही चंद्रमा अलग हुआ था, तो जहां पर से चंद्रमा पृथ्वी से टूट करके अलग हुआ था वो गड्ढा बन गया प्रशांत महासागर का। तो ठीक है, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, उसके बाद में आता है अटलांटिक महासागर, इसके बाद हिंद महासागर आता है। 20वां नंबर क्वेश्चन है, जावा मानव का संबंध किससे है? देखिए, जावा मानव की बात करेंगे तो जावा मानव कहां पर पड़ता है? जावा द्वीप आपको मालूम होगा इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है तो जावा मानव जो है एक मंगोलाइड प्रजाति के लिए जाना जाता है।
सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन, जावा मानव जो है मंगोलॉयड प्रजाति से संबंध रखता है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र समीर कैसे बनती है? समुद्र की समीर कब बनेगी? तो दिन के ही समय बनेगी। दिन में क्या होता है? टेम्परेचर होता है, गर्मी होती है, और जहाँ गर्मी होती है तो निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। जब निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा तो हवाएं क्या करेंगी? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो जब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेंगी तो समुद्र समीर का निर्माण करती हैं। ऐसा कब हो सकता है? दिन के समय हो सकता है, गर्मी के समय हो सकता है, टेम्परेचर के समय में हो सकता है। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्ववर्ती तट का एक मुख्य पत्तन या बंदरगाह है? पूर्व की बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण है विशाखापत्तनम। तो ठीक है, विशाखापत्तनम पूर्व का सबसे मुख्य बंदरगाह या पत्तन है। वायुमंडल की सबसे नीची परत कौन सी है? सब क्वेश्चन जो है मीडियम लेवल क्वेश्चन है, आपको सब कुछ सही करके चलना है। अगर आप भूगोल लगातार पढ़ रहे होंगे तो इन सब प्रश्नों को आप सही कर सकते हैं। लक्ष्य लेके चलिएगा, जो लोग अच्छे स्टूडेंट हैं 90 प्लस का, जो लोग एवरेज स्टूडेंट है कम से कम 80 प्लस तो सही कर ही सकते हैं आप लोग। वायुमंडल की सबसे नीची परत जो होती है वो क्षोभ मंडल होती है। सबसे नीची होती है क्षोभ मंडल, उसके बाद बात करेंगे तो समताप मंडल, इसी समताप मंडल में ओजोन मंडल होती है, इसके बाद आता है मध्य मंडल, फिर आता है आयन मंडल, फिर आता है बाह्य वायुमंडल। तो सब परतों को आपको सीरियल से याद कर लेंगे तो कभी आपसे गलती नहीं होगी। डिगबोई असम किस उद्योग के लिए जाना जाता है? अभी हमने चर्चा की थी आपसे कि तेल शोध केंद्र वहां पर है। कच्चा तेल का जो शोध होता है वहीं पर निकलता है, शोध भी किया जाता है। शोध तो अलग अलग जगह किया जाता है लेकिन कच्चा तेल वहां पर निकलता है। डिगबोई असम में, अलंकेश्वर गुजरात में, मुंबई हाई में। ठीक है, तो 3 स्थान आपको याद रखना है, कच्चा तेल यहां से निकाला जाता है। वैसे भारत क्या करता है? ज्यादातर तेल क्या करता है? आयात करता है, लेकिन कुछ तेल जो है भारत अपने समुद्र के जो स्तर है वहां से भी निकालने का प्रयास करता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है? तो ये तो आप सभी को मालूम है, ये क्वेश्चन जो है 1-2 बार और आपको मिलेगा। तो सबसे समीप कौन सा है? बुध। कितने करोड़ किलोमीटर है? लगभग 5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। 26 नंबर क्वेश्चन है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अगर मूंगफली के सबसे बड़े उत्पादक देश की बात करेंगे तो चीन सही ऑप्शन होगा। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। और भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली कहां पर होता है? तो गुजरात में होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? देखिए, भाखड़ा अलग बांध है और नागल अलग बांध है, दोनों को बांधों को मिलाकर के भाखड़ा नागल परियोजना बना दी गई है, जो कि कहां पर है? सतलज नदी पर है। चलिए एक क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा कि सतलज नदी कैसी नदी है? पूर्वगामी नदी है कि नहीं है? ठीक है, मैंने आपको बताया था पूर्वगामी नदियां कौन कौन सी नदियां हैं। तो एक तो चलिए सतलज है, एक पूर्वगामी नदियां हैं। जो हिमालय बनने के पूर्व जो नदियां थी पहले से, उन्हें हम लोग कहते हैं पूर्वगामी नदियां। तो सतलज के अलावा 2 और नदियों के नाम आप लोग बताइएगा। अगर आप मेरी लगातार वीडियोस देख रहे होंगे तो आप लगातार एक्टिव रहिए और कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक गेहूं की पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? देखिए, गेहूं पैदा होता है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रति एकड़ की बात करेंगे, प्रति हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा गेहूं जो पैदा होता है वो पंजाब में पैदा होता है। लेकिन पैदावार की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, कौन से 2 ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के सबसे निकट हैं? देखिए, बुध और शुक्र, यही 2 ग्रह जो हैं वो पृथ्वी के पहले पड़ते हैं तो सूर्य के निकट होंगे। तीसरे नंबर पर पृथ्वी आती है, उसके बाद पृथ्वी आएगी। तो बुध और शुक्र जो होंगे ये सूर्य के निकट वाले ग्रह हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कब कितने समय में पूरा करती है? सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन, 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड। ठीक है, 23 घंटे 56 मिनट भी अगर आप याद कर लेते हैं तो एग्जाम में आप क्वेश्चनों को सही करके आएंगे। बी वाला ऑप्शन है, ध्यान से देख लीजिएगा। समय आपको हम पर्याप्त मात्रा में देते हैं, इतने समय आप सही कर सकते हैं प्रश्नों को। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है जीवाश्मों, जो पेड़ पौधे जंतुओं के जो अवशेष होते हैं उससे कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करके। कार्बन डेटिंग प्रक्रिया में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयोग किया जाता है? तो
कार्बन 14 समस्थानिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिए, क्वेश्चन भी आपके हाई लेवल के एग्जाम में पूछा गया है। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। देखिए, समुद्री सीमा की बात करेंगे तो जो समुद्र से सटा हुआ नहीं हो, गुजरात के पास अपना समुद्र है, गोवा के पास समुद्र है, महाराष्ट्र के पास समुद्र है, कि राजस्थान के पास समुद्र नहीं है। राजस्थान पड़ता है गुजरात के ऊपर और गुजरात से ही समुद्र स्टार्ट होता है। तो याद कर लीजिएगा, देखिए पश्चिम में 5 हैं, तो पश्चिम की याद कर लीजिए। पहले तो हो गया आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये 5 राज्य जो हैं पश्चिम के राज्य हैं। यहाँ पर इनकी सीमा समुद्र की सीमा से मिलती है। अब इसके बाद 4 पूर्व के हैं। कौन कौन से? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये 4 जो हो गए पूर्व के हो गए, 5 हो गए पश्चिम के। टोटल 9 राज्यों की जो सीमा है वो समुद्र से मिलती है। क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, तेलंगाना की सीमा जो है वो समुद्र से नहीं लगती है। तेलंगाना जो पार्ट है स्थलीय सीमा से अलग हुआ है, जबकि पूरी जो सीमा है समुद्री सीमा वो आंध्र प्रदेश को मिली हुई है। इसलिए 5, 4, 9 आपको याद रखना है। बगलिहारी परियोजना का संबंध किससे है? चलिए बताने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, बगलिहारी परियोजना जो है ये जम्मू कश्मीर से संबंध रखती है, क्योंकि ये चिनाब नदी पर बनाई गई है। तो चिनाब नदी कहां पर है? जम्मू कश्मीर में बहती है, तो वहीं पर यह परियोजना है। घाना पक्षी विहार कहां पर स्थित है? तो घाना पक्षी विहार स्थित है राजस्थान में स्थित है। इसे कहते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। ये भरतपुर में पड़ता है, राजस्थान के भरतपुर में। यहाँ पर क्या होता है, जब शीत ऋतु आती है तो साइबेरियन क्रेन, यहाँ पर पक्षी वहाँ से इतनी दूर यात्रा तय करके इस घाना पक्षी विहार पर आते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, इसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। राजस्थान के भरतपुर में पड़ता है। और साइबेरिया जो पक्षी होते हैं वो यहीं पर विचरण करने के लिए आते हैं। सही ऑप्शन होगा पहला वाला। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए प्रति हेक्टेयर पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। देखिए, गन्ना और चावल ये दोनों फसलों के लिए पानी की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन गन्ना में और भी ज़्यादा लगता है पानी चावल की अपेक्षा। ऐसा तथ्य सामने आया है कि 1 किलो चावल में लगभग 3000 लीटर पानी लगता है। 1 किलो चावल जो आप खाते हैं वो 3000 लीटर पानी से बनकर के तैयार होता है। और 1 किलो चीनी का जो निर्माण होता है वो 5000 लीटर के पानी से निर्माण होता है। इसलिए सरकारों का यह प्रयास है कि गन्ना और जो आपके चावल हैं इनकी खेती को हतोत्साहित किया जाए, इनकी खेती को कम किया जाए, क्योंकि ये पानी ज़्यादा खाती हैं फसलें। चावल और चीनी को प्रोत्साहित ना करके हतोत्साहित किया जाए और इनकी जगह पर और फसलों के विकल्प ढूंढे जाएं, क्योंकि लगातार पानी की मात्रा कम होगी, स्तर कम होगा। इसलिए सर्वाधिक पानी जो है वो गन्ना फसल में लगता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर जो पिंड चक्कर लगाते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग ग्रह कहते हैं। ठीक है, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, फिर ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उपग्रह। 37 नंबर क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? देखिए, ग्रहों के गति के नियम 3 निकल कर आए थे। और किसने दिया था? ये केपलर ने 3 नियम निकाले थे। ये 3 नियम भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, उनको आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला नियम केपलर का ये कहता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करेगा। ठीक है, जो ग्रह हैं वो क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में ही परिक्रमा करते हैं। दूसरा क्या कहा केपलर के दूसरे नियम में? प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है और इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो इसका वेग बढ़ जाता है और जब दूर होता है तो इसका वेग जो होता है कम हो जाता है। अब देखिए क्या हो रहा है, दीर्घवृत्ताकार में मार्ग में चक्कर लगा रहे हैं। ये सूर्य है, सूर्य के निकट यहाँ पर जब होंगे तो निकट होंगे तो उसका वेग बढ़ जाएगा, उस ग्रह का वेग बढ़ जाएगा। और जब दूर होंगे, मान लीजिए यहाँ पर होंगे, तो उसका वेग जो होगा वो कम हो जाएगा। तो ठीक है, निकट होंगे तो बढ़ जाएगा और दूर होंगे तो उसका वेग कम हो जाएगा। और तृतीय नियम क्या कहता है? यह नियम परिक्रमणकार और सूर्य की दूरी के बीच में संबंध के लिए था t² प्रोपोर्शनल टू r³ है। यहाँ पर t क्या है? ग्रह का परिक्रमण काल है, और r क्या है? सूर्य और ग्रह के बीच की औसत दूरी है।
तो इन दोनों में संबंध बताया गया तीसरे नियम में। तो ये तीनों जो मैंने आपको केपलर के नियम बताए आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो पहले तो 9 थे, अभी हो चुके हैं 8। प्लूटो को निकाल दिया गया था तो 8 बचे हुए हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम कौन सा है? अगर सूर्य से बढ़ती दूरी की बात करेंगे तो पहले नंबर पर बुध आता है, उसके बाद शुक्र आएगा आपका। तो सही ऑप्शन कौन सा जा रहा है? लास्ट वाला ऑप्शन, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, बढ़ती दूरी पर है। मैंने आपको 8 ग्रह बता दिए हैं, आप लोग 8 ग्रहों को याद कर लीजिएगा। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? चलिए बताइए, सबसे चमकीले ग्रह की बात करेंगे, सही ऑप्शन होगा शुक्र। शुक्र कहते हैं भोर का तारा भी कहते हैं और सांझ का तारा भी कहते हैं। तो ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह क्यों है? क्योंकि क्या होता है, ये सबसे गर्म ग्रह है। बुध सबसे नजदीक सूर्य के पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा गर्म कौन सा है? शुक्र है, क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जहां भी रहेगी वो उसको टेम्परेचर को ये ऑब्जर्व काफी करती है, तो गर्म कर देती है। इसलिए देख रहे हैं ना आप, ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे ही बढ़ेगी तो टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ जाएगा। इसीलिए ग्रीन हाउस गैसों को कम करने का प्रयोग किया जा रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? देखिए इसमें इंग्लिश से लिख दिया, अब कुछ लोग नहीं सही कर पाएंगे ये क्वेश्चन को। हिंदी से लिखता तो आप सही कर लेते, अरुण वरुण में आप वरुण को पीछे कर देते हैं तो सबसे दूरी पर होता वरुण, लेकिन वरुण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेपच्यून कहते हैं। तो सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन, यूरेनस कहते हैं अरुण को और वरुण कहते हैं नेपच्यून। ठीक है, इंग्लिश में भी आपको सब कुछ याद करके चलना है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? फिर से एक क्वेश्चन आ गया। तो अब इसमें देखिए क्या कर दिया है, इसमें से शुक्र को हटा दिया है तो अब बुध हो जाएगा। बुध सबसे नजदीक है, शुक्र को हटा दिया है तो दूसरे नंबर पर बुध हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, देख लीजिए यहां पर शुक्र को हटा दिया है तो बुध को सही करना पड़ेगा आपको। 43 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? देखिए सूर्य के अगर बाह्य की बात करेंगे, मतलब धरातल की, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है धरातल का तापमान है। अगर कोर की बात करेंगे, मतलब अंदर के तापमान की बात करेंगे, तो 1.5 मल्टीप्लाई 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड इतना तापमान है, अंदर का तापमान है। 1.5 गुणे 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है कोर का। बाह्य की तापमान की बात करेंगे तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है तापमान। सूर्य के संगठन में कौन कौन सी गैसें जो है प्रयोग होती हैं? सूर्य का जो संगठन है किससे किससे मिलकर बना है? हीलियम और हाइड्रोजन से। लगभग 70% जो है हाइड्रोजन है और उसके बाद हीलियम गैसेज है। यही क्या होता है, हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनाते हैं और ढेर सारी ऊर्जा जो है वो पैदा होती है। तो कौन से क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन की अपक्रिया होती है सूर्य के संगठन में। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, बिना उपग्रह वाले कौन से ग्रह हैं? तो क्वेश्चन 1-2 बार और आपको मिलेगा। सही ऑप्शन होगा बुध और शुक्र। इन दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, ये दोनों ग्रह हैं, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। 46 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में 8.3 मिनट की समय लगता है। 8 मिनट 3 सेकेंड का समय लगता है पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने पर। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। 47 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। कि 48 नंबर क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहां पर है? इसे हिंदी में भी समझ लीजिए, इसे कहते हैं शांति का सागर। हिंदी में कहते हैं शांति का सागर और ये चंद्रमा पर है। चंद्रमा का वह भाग जो हमेशा अंधकार में रहता है, जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, उसे कहते हैं शांति का सागर या फिर सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहते हैं। सही ऑप्शन होगा डी वाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और आप इसे नहीं सही करके आएंगे क्योंकि आप इंग्लिश में इसे नहीं समझ पाएंगे। हिंदी में आप समझ सकते हैं शांति का सागर, इंग्लिश में भी आपको याद रखना है इसे। 49 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अगर सौर मंडल की बात करेंगे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है सबसे बड़ा। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सबसे बड़ा बृहस्पति है। 50 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? वायुमंडल जो पाया गया है, अभी मंगल के पास वायुमंडल पाया गया,
लेकिन मंगल के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड काफी है, ऑक्सीजन कम है। ठीक है, तो यहां पर भी रहने की संभावना जो है बहुत ही कम मानी जा रही है कि मनुष्य वहां पर नहीं रह सकता है। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी मनुष्य नहीं रह पाएगा। ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा कम मात्रा पे मंगल पर है, इसलिए वहां पर भी जीवन संभव नहीं है। लेकिन वायुमंडल है, जैसे कि बहुत से ग्रहों में वायुमंडल ही नहीं पाया गया, लेकिन वहां पर वायुमंडल तो पाया गया। 51 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं, किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं? ये शुक्र ही है। ठीक है, शुक्र चमकदार होता है, इसलिए इसे शुक्र को सांझ का और भोर का तारा कहते हैं। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है, चलिए क्वेश्चन आ चुका है। देखिए सबसे ज्यादा उपग्रह वाला जो ग्रह है, पहले आप लोग याद रखते थे कि बृहस्पति है, तो बृहस्पति को सही कर सकते थे पहले के अनुसार। लेकिन आगे अगर आपके अभी एग्जाम में आता है तो बृहस्पति खत्म हो चुका। बृहस्पति के ग्रहों की संख्या जो है वो शनि से कम है। कितनी है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 79 जो है बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या है और 82 हो चुकी है शनि के उपग्रहों की संख्या। तो 3 ज्यादा है शनि के पास उपग्रह। ये नया डाटा है, इसे आपको याद रखना है। पुराना डाटा आपको भूल जाना है कि बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा उपग्रह थे, अभी शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह हो गए। 53 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ठीक है, सबसे छोटा तो बुध ही होगा, बुध का आकार सबसे छोटा है, सबसे छोटा बुध है। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है। रात में लाल दिखाई पड़ने वाला ग्रह कौन सा है? सही ऑप्शन होगा मंगल। मंगल में आयरन ऑक्साइड की वहां पर परत है, तो उसके कारण से क्या दिखाई पड़ता है? ये लाल दिखाई पड़ता है। और हरा कौन सा प्रतीत होता है? हरा ग्रह कौन सा प्रतीत होता है? 55 नंबर क्वेश्चन है, सही ऑप्शन होगा वरुण। वरुण जो है वो हरा रंग का प्रतीत होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? नीला पृथ्वी जाना जाता है, यहां पर पानी है, पानी कारण जो है पृथ्वी जो है नीला दिखाई पड़ती है। 57 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? अभी आपको आंकड़ा पिछला वाला अभी प्रश्न आया था तो वहां पर कितना दिखाया गया था? 14.98 करोड़ किलोमीटर थे ना, तो याद है आपको? सही कर दीजिएगा पहला वाला ऑप्शन। एग्जैक्ट पूछ रहा है इसलिए आप लोग पहला सही करिएगा। अगर अराउंड में पूछता तो 150 भी सही हो जाता, लेकिन जब 149 दे रखा है तो उसे ही सही कीजिएगा। करोड़ में आएगा ये तो मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख के होता है। अगर आप लोग इसको मिलियन को लाख में चेंज करेंगे तो करोड़ में निकल कर आएगा, 14.98 करोड़ किलोमीटर निकल कर आएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहां पर समान होती है? जो दिन और रात समान कहां पर होंगे? भूमध्य रेखा पर होते हैं। ठीक है, वहां पर सूर्य की किरणें लगातार पड़ती हैं, तो इसलिए दिन और रात भूमध्य रेखा पर ही समान रहते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है? किस कारण से होते हैं? पृथ्वी जो होती है अपने अक्ष पर घूमती है, इसी कारण जो होते हैं दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण क्या होता है? वर्षा ऋतु, ऋतु परिवर्तन जो होता है पृथ्वी के झुकाव कारण होता है, लेकिन दिन और रात पृथ्वी के अक्ष पर घूर्णन के कारण होते हैं। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने कक्षा में किस गति से घूमती है? अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, बता सकते हैं आप लोग। पृथ्वी कैसे घूमती है? पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज, पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। जबकि 2 ग्रह हैं शुक्र और अरुण, इन दोनों को याद कर लीजिएगा, शुक्र और अरुण ये दोनों क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। जबकि बाकी सभी ग्रह, पृथ्वी और बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व एंटी क्लॉकवाइज सूर्य के चक्कर लगाते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर पूछा गया सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? अपसौर में होती है, और अपसौर कब पड़ता है? 4 जुलाई को। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है 4 जुलाई को होती। कितनी होती है? 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर। ठीक है, 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर जो होती है अधिकतम दूरी होती है, और कब होती है? 4 जुलाई को होती है। ठीक है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 65 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम कब होती है? जिसे हम लोग कहते हैं उपसौर, और कब होती है न्यूनतम? ये होती है 3 जनवरी को। कितनी हो जाती है? 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की। ठीक है, करोड़ में ही दूरियां रहेंगी, तो 14
करोड़ 70 लाख दूरी होती न्यूनतम और 15 करोड़ 21 लाख होती अधिकतम। 4 जुलाई को अधिकतम और 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होती है। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? ठीक है, दिन और रात कब बराबर होंगे? तो ये होते हैं 21 मार्च को और 23 सितंबर को। यहां पर 23 सितंबर लिखना चाहिए था, 22 सितंबर लिख दिया है, तब जाकर के ये ए और सी वाले ऑप्शन सही हो जाते हैं। इसलिए यहां पर ए ऑप्शन आप लोग सही कीजिएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि जो होती है वो 12-12 घंटे के दिन होते हैं, 12 घंटे की रात होती है। 21 और 23 हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? चंद्र ग्रहण किस कारण से पड़ता है? सही ऑप्शन होगा सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाता है, इसलिए सूर्य ग्रहण पड़ जाता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा प्रकाशित होता है, इसलिए जब पृथ्वी बीच पर आ जाएगी तो सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा चंद्रमा पर और चंद्र ग्रहण पड़ जाएगा। इसी प्रकार सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण का कारण बताना है आपको। बेसिक लेवल के सारे क्वेश्चन है, भूगोल आपने अगर ध्यान से पढ़ी होगी, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के ऊपर नहीं पहुंच पाता है, तब सूर्य ग्रहण हो जाता है। सही ऑप्शन होगा पहला। मध्य रात्रि का सूर्य कहां पर दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य जो है ये नॉर्वे में दिखाई पड़ता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? व्यास, भूमध्य रेखा पर व्यास कितना है? सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पर ही व्यास होगा। कितना होगा? सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन, 12,800 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर। एग्जैक्ट की बात करेंगे तो 12,756 किलोमीटर है। ये कहां पर है? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है। आंकड़े आपको याद करने पड़ेंगे अगर आप सर्वश्रेष्ठ रहना चाहते हैं किसी अन्य स्टूडेंट से, तो इस प्रकार के आंकड़े आपको याद करने होंगे। 68 नंबर क्वेश्चन है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर के गुजरती है? ग्रीनविच रेखा जो है वो कहां से होकर गुजरेगी? यहां पर से, ये ब्रिटेन में पड़ता है ग्रीनविच रेखा, तो वहीं से 0 डिग्री जो आपकी देशांतर रेखा है वहीं से होकर के गुजरती है। प्रधान मध्याह्न रेखा ये ग्रीनविच। ठीक है, याद रखना है आपको। 69 नंबर क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में कितना समय अंतराल होता है? अगर एक देशांतर से दूसरे देशांतर आपको जाना है तो 4 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, 180 देशांतर हैं तो 4 मिनट का समय लगेगा एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाते हैं। भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो लगभग 30 देशांतर का है और गुजरात सबसे पश्चिम में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में पड़ता है। इसके बीच में 30 देशांतर का समय है, तो 30 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 4 का तो 120 मिनट आता है। 120 मिनट मतलब 2 घंटे का। सूर्य के उगने में जो अरुणाचल प्रदेश में पहले सूर्य उगेगा, उसके बाद यहां पर गुजरात तरफ आएगा, 2 घंटे का अंतर होता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांशीय रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी हो जाती है? अगर आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे, अक्षांश रेखा क्या होती हैं? जो लगातार समांतर होती है विषुवत रेखा के, धीरे धीरे क्या होता है, घटता जाता है उनका आकार। जैसे ऊपर जाएंगी तो अक्षांश में, ध्रुवों में क्या होता है, उनकी दूरियां घटती जाती हैं। तो जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे, क्या कह रहा है, ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो अक्षांश रेखा की व्यास की प्रकृति जो है वो घट जाएगी। ठीक है, देशांतर रेखा की समान होती है लेकिन अक्षांशीय रेखा की क्या होती है, ये घटती जाती हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पृथ्वी की भगिनी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र को। उसका आकार जो है वो पृथ्वी के समान है, तो इसलिए क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी इसे कहा जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकटतम दूरी का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के निकट दूरी किसकी है सबसे ज्यादा? सही ऑप्शन होगा शुक्र। निकटतम दूरी की बात करेंगे तो शुक्र की दूरी जो है पृथ्वी के सबसे निकट है। 73 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? पृथ्वी की जो आयु निकाली गई है वो कितनी निकाली गई है? 4.6 अरब वर्ष पुरानी हमारी पृथ्वी है, याद रखना है आपको। 74 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? अगर चुंबकीय पदार्थ की बात करेंगे और केंद्र पर तो निकिल है। ठीक है, निफे होता है ना, केंद्र पर निफे चट्टानें पाई जाती हैं। निकिल और फेरस की चट्टानें जो होती हैं वो केंद्र पर पाई जाती हैं। सियाल, सीमा, निफे, सियाल ऊपर पाई जाती हैं, सियाल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम सियाल हो गई। सीमा में क्या आता है,
और सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम आता है। इसके बाद नीफे में क्या आता है, निकिल और फेरस आते हैं। तो ये क्या है, निकिल क्या एक चुंबकीय पदार्थ है, निकिल की बात करेंगे तो। 75 नंबर की बात करते हैं, पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। जो क्रस्ट होती है, भूपर्टी क्रस्ट कहेंगे ना आप, उसे ऊपरी परत का जो परत होता है उसे क्या कहेंगे आप, क्रस्ट कहेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑक्सीजन ही सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन 46% पृथ्वी के में पाया जाता है। इसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, 27% लगभग पाया जाता है सिलिकॉन। और तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम का नंबर आता है। तो पहले नंबर पर है पृथ्वी में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन और तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम। याद रखना तीनों आपको। 77 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है। स्थल की बात करेंगे तो 29% भाग पर स्थल है। 71% भाग पर क्या है, पानी है, जलमग्न है, जहां पर समुद्र है, महासागर है। 29% भाग पर ही क्या है, स्थल है। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट डाटा है सब आपके के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कायांत्रिक चट्टान है। 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, कायांत्रिक चट्टानें। तो कायांत्रिक चट्टानें कैसे बनती हैं, कायांत्रिक चट्टानें आग्नेय और अवसादी चट्टानों के जब गैस और जब टेम्परेचर और दाब की वजह से चेंज होकर के कायांत्रिक चट्टानों के रूप में रूपांतरण हो जाता है उनका। 78 नंबर का सही ऑप्शन है सी वाला। कायांत्रिक चट्टान जो चूना पत्थर है उसके ताप और दाब के प्रभाव से चूना पत्थर जो चेंज होकर के संगमरमर का रूप ले लेता है। तो कायांतरित हो गई चट्टानें, संगमरमर सही ऑप्शन होगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। सही ऑप्शन होगा भूकंप का अधिकेंद्र। देखिए भूकंप का केंद्र तो नीचे होगा, लेकिन जहां पर आप अनुभव करेंगे जस्ट ऊपर वाला अधिकेंद्र, जहां पर अधिकेंद्र होता है उसे क्या कहते हैं, वहीं पर तो आप अनुभव करेंगे ना, केंद्र पर तो आप अनुभव नहीं कर पाएंगे, ऊपर ही अनुभव होगा, तो उसे कहते हैं एपी सेंटर भूकंप का। 80 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं। तो जो पेटी है वो प्रशांत महासागर की पेटी है। सही ऑप्शन होगा सी वाला, परिप्रशांत महासागर की पेटी। ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी इसे कहते हैं। याद रखना है, जो प्रशांत महासागर के आसपास जो भी इलाके आते हैं वहां पर भूकंप काफी ज्यादा मात्रा में आते हैं। रिक्टर स्केल से क्या नापा जाता है। रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, कितना स्केल में कितना भूकंप आ सकता है। अभी आपको मालूम है दिल्ली में भूकंप आया था तो लगभग 4 के करीब आया था, तो 4 में ज्यादा नुकसान नहीं होता है। 82 नंबर क्वेश्चन है, भूकंपी तरंगों को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। जो भूकंपी तरंगे हैं उन्हें सिस्मोग्राफ होता है, उसकी सहायता पे नापा जाता है। सिस्मोग्राफ में ही रिक्टर स्केल होता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ में ही रिक्टर स्केल होता है, उसी के माध्यम से भूकंपी तरंगों को मापा जाता है। याद रखना है आपको। 83 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ज्वालामुखी नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा महाद्वीप है जहां पर ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा पर्वत नहीं है, एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, बस वही है। बाकी कहीं पर वहां पर ज्यादातर पिछला भाग जो है रेगिस्तान है। तो पर्वत जहां पर भी पर्वत होंगे और उसके पास समुद्र अगर हो गया तो वहां पर भूकंप के चांसेस ज्यादा होते हैं और ज्वालामुखी के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और ज्यादा पर्वत पहाड़ नहीं है, इसलिए वहां पर ज्वालामुखी उत्पन्न नहीं होते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहां पर है। कोटोपैक्सी है इक्वाडोर में। ठीक है, इक्वाडोर में है कोटोपैक्सी। याद रखना दक्षिण अमेरिका के देश है ये। इसके बाद निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। प्रकृति की सुरक्षा कौन करता है। ज्वालामुखी करते हैं। जैसे देखिए मैग्मा क्या होता है, गर्म मैग्मा नीचे क्या होता है, ताप और दाब के कारण चट्टानें पिघल करके मैग्मा का रूप धारण कर लेती हैं, जलवाष्प भी वहां पर पैदा हो जाती है। तो उसे निकालने का जो काम होता है वो ज्वालामुखी करती है। जैसे वाल्व काम करती है वैसे ज्वालामुखी उसे निकाल करके बाहर कर देते हैं और पृथ्वी को ठंडा रखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित करना है आपको। देखिए इटली का एटना ये ज्वालामुखी फेमस है, सही है। जापान का फ्यूजियामा सही है।
पोपा म्यांमार में है। क्राकोटोवा जो है मलेशिया में नहीं है। क्राकोटोवा कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। क्राकोटोवा इंडोनेशिया में है। सुंडा जलदम्बु मध्य में है। प्रसुप्त ज्वालामुखी है, हिंद महासागर में है। तो ये सम्मिलित नहीं है, डी वाला ऑप्शन। ये 87 नंबर क्वेश्चन है। ये जितने क्वेश्चन आप करा रहा हूँ सब आपके बेसिक लेवल क्वेश्चन है। इसी प्रकार क्वेश्चन आपके यूपी बीएड रेलवे एसएससी में अधिकतर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय ये किस प्रकार के पर्वत है? ये कैसे पर्वत है? नवीन वलित आकार के पर्वत है। सही ऑप्शन होगा ए वाला। रॉकीज कहाँ पर पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। एंडीज पड़ता है दक्षिणी अमेरिका में। एटलस पड़ता है अफ्रीका में। आल्प्स कहाँ पर है? यूरोप में पड़ता है। हिमालय कहाँ पर है? हिमालय पड़ता है एशिया में। याद रखना है आपको सभी पर्वत, ठीक है। देखिए 88 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो हिमालय की है। हिमालय का अधिकतर भाग नेपाल में है, तो नेपाल में ही भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 3-4 ही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे इस वीडियो में, आप लोग लगातार जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। हिमालय की चोटी पूछ रहा हूँ, वो भी भारत में होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। लोयस का पठार कहाँ पर है? कैसा पठार है लोयस का पठार? जो ये लोयस का पठार होता है ना, ये पवनीकृत पठार होता है। जो पवने लगातार मिट्टी, बारीक मिट्टी, रेतीली मिट्टी को ला करके पठार बना देती हैं। पठार क्या होता है? जो जमीन से उठा हुआ भाग जो होता है वो पठार होता है, ठीक है। तो पवनीकृत पठार है, पवन के द्वारा ये लोयस का पठार बनाया जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों का देश कहा जाता है? इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी पूछे जाएंगे, ठीक है। 1000 लेक्स की भूमि किसे कहा जाता है? सही ऑप्शन होगा फिनलैंड। फिनलैंड में झीलें काफी ज्यादा हैं, ठीक है। लैंड ऑफ कंगारू किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ कंगारू लिखने का प्रयास कीजिए आप लोग उत्तरों को। लैंड ऑफ कंगारू है ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ गोल्डन ऊल बताइए। लैंड ऑफ गोल्डन ऊल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। लैंड ऑफ 1000 लेक्स जो है वो फिनलैंड में झीलें पाई जाती हैं। लैंड ऑफ मिडनाइट सन ये नॉर्वे। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इसी प्रकार से। लैंड ऑफ दी थंडर वोल्ट, ठीक है। लैंड ऑफ दी थंडर वोल्ट ये भूटान को कहा जाता है। लैंड ऑफ दी व्हाइट एलिफेंट बताइए। लैंड ऑफ दी व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट पाए जाते हैं थाईलैंड में। थाईलैंड को आपको याद रखना है। और लैंड ऑफ दी 1000 एलिफेंट जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में एलिफेंट पाए जाते हैं वो है लाओस। याद रखेगा आप लोग, ठीक है। याद रहेंगे जितने मैंने आपको बताए हैं, इसमें से आपके 1-2 एग्जाम में और से पूछे जाएंगे। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लेक सुपेरियर झील, उत्तरी अमेरिका में पड़ती है ये। और सबसे पुरानी प्राचीनतम गहरी मीठे पानी की झील है बैकाल झील, ये साइबेरिया रूस में पड़ती है। कैसे मैं आपको क्वेश्चन याद करा रहा हूँ, यहीं पर आपको याद करते हुए सब चलना है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात, ये कैरो नदी पर पड़ता है वेनेजुएला में, ठीक है। याद रखना है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कुछ आपको भी एक्टिव रहना है, नहीं आता है तो ढूंढ करके उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार से आपकी मेमोरी क्षमता और भी बढ़ेगी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको बताना है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे गहरा मारियाना ट्रेंच किस महासागर में है? मारियाना गर्त जो है किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में। कितनी गहराई है इसकी? 11,022 मीटर की गहराई है। याद रखिएगा 11,022 मीटर की गहराई है मैरियाना ट्रेंच की या फिर मैरियाना गर्त की। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग में जल मंडल का विस्तार है? जल की बात करेंगे तो 71% भाग पर जल है और 29% भाग में क्या है?
स्थल है। क्वेश्चन उल्टा ही पूछेगा आपसे, सीधा ही पूछेगा। देखिए 97 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? लवण मतलब होता है नमक, और नमक में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा जो होती है समुद्री जल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसी कारण क्या होता है? नमकीन होता है पानी। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? कौन से सागर में सबसे ज़्यादा मात्रा में नमक है? तो ये मृत सागर सही ऑप्शन होगा, डी वाला ऑप्शन। 99 नंबर क्वेश्चन है, पाक जल संधि या फिर पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो ये भारत और पाकिस्तान आपके ऑप्शन में देगा ही देगा। जो लोग नहीं पढ़ के जाएंगे वो भारत पाकिस्तान को सही करके आएंगे, क्योंकि पाक दिखेगा वो पहले ही सही कर देंगे। जबकि है यह भारत और श्रीलंका के मध्य में है। कहाँ पर पड़ता है? दक्षिण का क्षेत्र है और श्रीलंका के मध्य में ये पाक जल डमरू मध्य बनाता है। भारत और श्रीलंका देश को अलग करता है। 100वां नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन होगा, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? सही ऑप्शन होगा जिब्राल्टर की संधि। याद रखना है आपको, मैंने पिछला ही पेपर में आपको कराया था, अभी आरपीएफ एसआई वाले, वहां पर मैंने आपको बताया था कि जिब्राल्टर संधि के द्वारा यूरोप और एशिया, यूरोप और अफ्रीका जो है अलग होते हैं। यूरोप और अफ्रीका जो है जिब्राल्टर की संधि किसके किसके बीच में है? स्पेन और मोरक्को के बीच में है। स्पेन पड़ता है यूरोप में और मोरक्को पड़ता है अफ्रीका में। तो अफ्रीका और क्या ऊपर वाला यूरोप, इन दोनों को अलग करने का काम क्या होता है? जिब्राल्टर जल संधि का। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को ये संधि जोड़ती भी है। दोनों तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। तो ये 100 हमारे इंपॉर्टेंट भूगोल के क्वेश्चन थे और 3-4 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। अगर आप लगातार भूगोल में इंटरेस्ट रखते होंगे तो आप जवाब देने का अवश्य प्रयास करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर आप लोग इसी तरह के और भी टॉपिक के वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। हम आपका जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा यूपी बीएड का, तब तक हम आपको इसी प्रकार की वीडियो देने का प्रयास करेंगे, ताकि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनकी संभावना काफ़ी अधिक है उनको आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। समय का सदुपयोग करिए, घर पे रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए। इस समय आप लोग पढ़ाई काफ़ी कम कर दिए हैं। वीडियो देख के लगता है इंटरेस्ट आपका थोड़ा सा कम हो चुका है। लॉकडाउन हो गया है, ऐसा लग रहा है कि सालों के लिए लॉकडाउन नहीं हुआ है, 1-2 महीने तक लॉकडाउन रहेगा। स्थिति सामान्य होने वाली भारत की। भारत में अभी इतना ज़्यादा प्रकोप कोरोना वायरस का नहीं है, इसलिए भारत में जल्दी आपका सही हो जाएगा। आपको तैयारी करनी है, जो आपने पिछला पढ़ा है उसका रिपीटिशन ही कम से कम करिए, रिवीजन ही करिए, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर से आपको पुरानी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और फिर टाइम लगेगा। अभी करंट अफेयर कितनी ज़्यादा तैयारी हो गई होगी, इसे भी आपको तैयार करना है। ढेर सारे प्रश्न आपको तैयार करने हैं। आप पीछे वाले प्रश्नों को कम से कम रिपीटिशन या फिर रिवाइज तो कर ही सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये सीरीज कराई है। इससे आपके ढेर सारे क्वेश्चन जो होंगे रिवीजन हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। आप लोगों ने कितना स्कोर किया ये भी लोग आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। मैंने आपसे कहा था अच्छे स्टूडेंट कम से कम 90+ तो अवश्य करेंगे, और जो मीडियम स्टूडेंट है कम से कम 80+ करेंगे। अगर आप इससे कम हो रहे हैं इसका मतलब आपका भूगोल में इंटरेस्ट नहीं है। भूगोल में जिसका भी इंटरेस्ट होगा वो 80+ तो करेगा ही करेगा, और अच्छे स्टूडेंट 90+ करेंगे। स्कोर जरूर बताइएगा, अगर कम हो तो आप लोग तैयारी करके इस लेवल में आइएगा, क्योंकि इतना स्कोर तो होना ही चाहिए। इस लेवल के क्वेश्चन चाहिए। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।